be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब डेवोस जो कि एक स्मॉल टाउन है स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट चल रही है और जो वन बाय वन लीडर्स आ रहे हैं उनकी जो क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, चाहे से वो कनाडा के पीएम मार्क कैनरी हो या फिर आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और किस तरीके से यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला हो, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि कैसे वो इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप यानी डैडी ट्रंप को रोस्ट कर रहे हैं। अब ये डैडी ट्रंप ना तो मैंने कोई ये टर्म दी है, ना आपने दी होगी और ना किसी वर्ल्ड लीडर ने दी है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये डैडी ट्रंप आई कहां से थी, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं अभी कि ये टर्म दी गई थी नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट के द्वारा, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की गोदी में बैठे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं इट्स एब्सोल्यूट सिनेमा एट डेवोस। अब ये एब्सोल्यूट सिनेमा जब से जियोपॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, उससे पहले भी इस फ्रेज को यूज किया जाता था, बट अब ये ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। एंड इवन आप कमेंट सेक्शन में भी देखेंगे बहुत सारे लोग एब्सोल्यूट सिनेमा और डोनाल्ड ट्रंप को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। और आपका क्या ओपिनियन है, आप प्लीज जरूर बताइएगा इस टाइम पे जो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। बट वन बाय वन समझते हैं कि ये है क्या। अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ना तो इसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है या किसी गवर्नमेंट ने एक साथ आई हो, कोई ट्रीटी बनाई हो, ऐसा भी नहीं है। और ना ही ये कोई यूएन टाइप बॉडी है जिसको बनाया गया हो जहां पे बहुत सारे देश एक साथ आके बैठते हैं और इंटरनेशनल रूल को फॉलो करना हो, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना हो, उस तरीके की बात की जाती है। अब हर साल एनुअली इसकी एक फेमस समिट होती है डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर, जहां पे वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर्स हो, टेक्निकल लीडर्स आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, सीईओज आते हैं, इवन बहुत सारी मीडिया आती है। और इस टाइम पे 130 देशों से ज्यादा यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 3000 लोग से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट के अंदर। और ये समिट इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये स्विट्जरलैंड में होती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड आप देखेंगे पॉलिटिकली न्यूट्रल है, ना कि वो नेटो का मेंबर है और ना ही वो यूयू का मेंबर है। अब दूसरा सवाल यह है कि ट्रंप डैडी कब बोला था। आप सभी को याद होगा नेटो की समिट हुई थी हेग नेदरलैंड्स के अंदर। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा थे, जिस तरीके से इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट हुआ था, उन्होंने सीज फायर कराया और फिर दोनों पे ये एलिगेशन लगे इजराइल और ईरान पे कि इन्होंने सीज फायर को ब्रेक किया है। तो ये साफ साफ ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कहते हैं कि उनको लड़ने दीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर वो लड़ेंगे और फिर अपने आप शांत हो जाएंगे, मैं उनको शांत करा लूंगा। तो जो मार्क रूट हैं, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है, वो बीच में इंटरवीन करते हैं और ये कहते हैं समटाइम्स डैडी ट्रंप हैज टू यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मतलब ज्यादा तीखे और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछा गया कि क्या आप ऑफेंड हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मार्क रूट ये फ्रेंडली वे में कह रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो मुझे ऑफेंड करने के लिए कह रहे थे, और वो मुझे ऐसे ही कहते हैं, डैडी यू आर माई डैडी, इस तरीके से बात की जाती है। ये मार्क रूट नेटो का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है फॉर्मल मीटिंग्स के दौरान, इनफॉर्मल लैंग्वेज के फॉर्म में। बट आपका सवाल होगा क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी डेवोस समिट में पहुंच चुके हैं। हालांकि वो पहुंचने तो वाले थे, लेकिन जो एयरफोर्स वन है, जिसको वो बोर्ड करके अलग अलग जगह जाते हैं, चाहे उनसे पुतिन से मुलाकात हुई हो अलास्का समिट के दौरान या कभी भी किसी विदेशी दौरे पे हो, तो ये एयरफोर्स वन को बोर्ड करते हैं। उसमें कुछ खामी आ गई थी, कोई इलेक्ट्रिकल इशू आ गया था, जिसकी वजह से इन्हें दोबारा से जो अपनी ट्रिप है टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट यानी डेवोस की तरफ, उसको पहले इन्होंने पॉज किया एंड देन बाद में ये रिज्यूम किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्पीच वायरल हो रही है वो है कनाडा के पीएम मार्क कैनरी की, जो किस तरीके से उन्होंने वन बाय वन, मतलब एब्सोल्युटली टॉप नॉच स्पीच है, 15 मिनट या 20 मिनट की स्पीच है, आपको हर जगह मिल जाएगी, आप प्लीज देखिएगा। मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स जरूर लेके आया हूं अलग अलग लीडर्स की, उसको अपन डिकोड करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है ना, ये फिक्शन है, ये रियलिटी नहीं है, ये एक झूठ है जो हमें बताया जाता है कि हाँ सारी की सारी कंट्रीज जो हैं रूल पे चलती हैं। नहीं, आज के टाइम पे अगर आपके पास में पावर है और आप एक पावरफुल कंट्री हो, चाहे से वो आर्थिक देख लीजिए, इकोनॉमिक वाइज देख लीजिए, मिलिट्री वाइज देख लीजिए, वो चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो नेशन फिर अपनी मनमर्जी करेगा। डायरेक्टली किसी ने भी यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट नहीं किया, बट जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तहत, उसी के बारे में ये बात करते हुए नजर आते हैं। तो जब ये कह रहे थे तो इन्होंने इनडायरेक्टली ये दिया कि जो
ग्लोबल ऑर्डर यूएस के द्वारा लेड किया जाता था ना, अब वो ओवर हो रहा है और आजकल ग्रेट पावर्स ट्रेड को भी वेपनाइज कर रही हैं। अब बताइए कौन कर रहा है ट्रेड को वेपनाइज? डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वो इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करते हैं टैरिफ के टर्म्स में, यहां पे बात की गई और इन्होंने कहा कि जो मिडल पावर्स हैं जिनके पास में शायद आज इतनी ताकत नहीं है, उनको एक साथ आना होगा अगर उन्हें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को और इस सिचुएशन में अडेप्ट होना है। हैव अ लुक एट दिस क्लिप एंड मैं धीरे धीरे बीच बीच में इस क्लिप को रोकूंगा सो दैट आपको मैं समझा सकूं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful. An American hegemony. अब यहां तक इन्होंने किस बारे में बात करी कि किस तरीके से आप ये देखेंगे कि रूल बेस्ड ऑर्डर बिल्कुल लाए था, जिस तरीके से अभी आप डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस देख रहे हो। जब मन करा इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर दिया टैरिफ के टर्म्स में, जब मन करा कहीं पे जाके स्ट्राइक्स कर दी। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं इन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया है और फिर किसी ना किसी तरीके से ये बड़ी या ग्रेट पावर्स अपने आप को जस्टिफाई कर लेती हैं। वेनेजुला में जिस तरीके से ड्रग कार्टेल का नाम दे दिया गया, वेनेजुला की रिजीम को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह दिया गया, ईरान में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उस टाइम पे ईरानियन रिजीम को चैलेंज किया। ऐसा ही ये सीरिया में करते हैं, नाइजीरिया में करते हैं और हर एक रीजन में करते हुए पाए जाते हैं। Help provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. अब इन्होंने कहा कि आपको ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांजिशन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बिखर रहा है। क्योंकि जो ग्रेट पावर्स थी उन्होंने पहले ये बोला कि जो सी लेन्स हैं जहां से ट्रेड जाती है उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी देंगे जैसे कि नेटो कंट्रीज के को दी जाती है एज पर द आर्टिकल 5, और फिर उसके बाद में हम आपकी हेल्प करेंगे, डेवलपमेंट में बात करेंगे। तो ये सारे के सारे आ गए। लेकिन अब जो रियोटोरिक था यानी जो बयानबाजी थी अब वो ज्यादा होती है ना कि रियलिटी, और इसीलिए अब हमें इसके अगेंस्ट खड़ा होना होगा। हम अब बार्गेन नहीं कर सकते हैं। अगर हम बार्गेन करेंगे तो ये प्रेशर हमारे ऊपर और बढ़ता हुआ चले जाएगा। इसलिए कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांजिशन नहीं कर रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर रप्चर कर रहा है या फिर वो बिखर रहा है। और जब मैं कहता हूं कि डैडी ट्रंप को हर जगह रोस्ट किया जा रहा है, तो एक शॉकिंग वीडियो यहां से भी निकल के आया है जहां पे दानिश, मतलब यूरोपियन पार्लियामेंट का एक सीन है, एक वीडियो है, वायरल क्लिप है, जहां पे दानिश MEP जिनका नाम है एंडर्स वर्स्टन टू ट्रंप, उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा तो मिस्टर प्रेसिडेंट, have a look at this clip as well. Thank you. Urmează domnul Anders Vistisen. Let me put this in words you might understand. Mr. President, fuck off. ये इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन ये जो क्लिप है मतलब वन ऑफ द फेवरेट क्लिप्स है मेरी पूरी की पूरी 15 मिनट की स्पीच के अंदर। Please listen it and I will decode it for you as well. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. इन्होंने कहा कि अगर मिडल पावर्स एक साथ नहीं आई तो हम टेबल पे नहीं होंगे, हम मेन्यू पे होंगे। इसका कहने का मतलब यह था कि अगर सारे के सारे लोग या सारे के सारे नेशन एक साथ नहीं खड़े होते हैं तो आप ये देखेंगे कि हमें टेबल पे नेगोशिएशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। हमारा एक मेन्यू कार्ड होगा कि 1 by 1 टारगेट करते हैं। पहले हमने वेनेजुला को टारगेट किया, अब हम ग्रीनलैंड को करते हैं, अभी डियागो गार्सिया की बात कर रहे हैं, ईरान को टारगेट करना है, ईरान को करेंगे। और जब कनाडा की बात हो रही है, जब कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात की गई थी, तो अब कनाडा पे भी थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से कनाडा ने अभी जाके डील करी है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में, जो कि एक ब्रेक अवे दिखता है यूनाइटेड स्टेट से, क्योंकि कनाडा और यूएस एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाय हैं। लेकिन अब जो ये देखने को मिल रहा है तो कनाडा को साफ साफ ये भनक लग चुकी है, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन यूएस, वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर मार्केट एंड वी नीड टू बिकम इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिट्री स्ट्रांग सो दैट एटलीस्ट वी कैन बी एट द टेबल, कि हम नेगोशिएट कर पाएं। हमें मेन्यू में ना रखा जाए कि अगला टारगेट हमारे ऊपर होगा। एब्सोल्युटली टॉप नॉच लाइन। But I'd also say that great powers can afford for now to go it alone. They have the market size, the military capacity, and the leverage to dictate terms. Middle powers do not. But when we only negotiate bilaterally with a hegemon, we negotiate from weakness.
We accept what's offered. We compete with each other to be the most accommodating. This is not sovereignty. It's the performance of sovereignty while accepting subordination. यहां पे ये कहते हैं ग्रेट पावर्स अभी आगे अकेले जा सकती हैं, उनके पास में मार्केट साइज है, मिलिट्री वाइज स्ट्रांग है, पावरफुल है, एंड स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं तो वो टैरिफ तब पावरफुल होता है जब आप देखते हैं कि किस तरीके से डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। हालांकि अब धीरे धीरे कंट्रीज ये डिसाइड कर रही हैं, जैसा कि ब्रिक्स कंट्रीज भी डिसाइड कर रही हैं, बट इन्होंने एक खास बात ये कही कि जब हम बायलैटरली, मान लीजिए यूएस एक पावरफुल स्टेट है और कनाडा बैठा है, और जब हम बायलैटरली बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि हम सॉवरेनिटी दिखा रहे हैं कि हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन है वो सामने वाली पावर से इन्फ्लुएंस नहीं है, बट हम सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, हम भी सिर्फ परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि हाँ हम सॉवरन हैं, बट हम सॉवरन नहीं है, हम सबऑर्डिनेट हैं, वो भी ग्रेट पावर के। एब्सोल्युटली आई रियली लव दिस क्लिप, एंड मुझे लगता है कि अगर आप 15 मिनट का पूरा क्लिप देखेंगे तो सबसे बेस्ट जो आपको क्लिप होगी वो यही देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद में इनको ज्वाइन करते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने एविएटर्स क्यों पहन रखे हैं, तो इनकी अभी आंखों का कोई ऑपरेशन हुआ है, आई डोंट कंप्लीटली नो कि किस टाइप की डिजीज है, बट आंखों का अभी इन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन कराया जिसकी वजह से डॉक्टर ने इन्हें ग्लासेस पहनने के लिए रिकमेंड किया है। तो इन्होंने भी पहले भी कहा था और अभी भी ये कह रहे हैं कि ये एक न्यू कॉलोनियलिज्म है। जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स जो ब्रिटिश राज या ब्रिटेन करा करता था कि दूसरी जगहों पे जाके, दूसरी धरतियों पे जाके उनकी लैंड को कैप्चर करते थे, फिर उसके यहाँ से वो ट्रेड करते थे, फिर इंपेरियलिज्म, वहीं पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वहीं पे उनकी गवर्नमेंट, सब कुछ वो कंट्री की तरफ रूल कर रहे थे, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और इन्होंने साफ साफ ये कहा, फ्रांस हो या यूरोप हो, हम पैसिवली एक्सेप्ट नहीं करेंगे लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये मैक्रोन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में साफ साफ कह दिया है, हम रेस्पेक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर बुलिंग बिहेवियर, और अगर आप इंटरनेशनल नॉर्म्स को डिसरिगार्ड करोगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। एक बार के लिए आप इस क्लिप को भी देख लीजिए। A world without rules, where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. Obviously, the Russian war of aggression against Ukraine, which will enter into its 4th year next month. तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जो भी आप कहें, निशाना डोनाल्ड ट्रंप थे। फिर उसके बाद में इन्होंने रशियन वॉर के बारे में भी बात करी कि जो वर्ल्ड है अभी विदाउट इंटरनेशनल रूल्स है। वहीं पे जो चाइना के वाइस प्रीमियर थे जो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट को अटेंड कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि वो चाइना को किस तरीके से देखते हैं और चाइना आने वाले टाइम पे अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है और कैसे वो बाकी कंट्रीज को इक्वल समझता है। ये क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये दिखाती है कि चाइना आने वाले टाइम पे किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा और वर्ल्ड ऑर्डर में बाकी कंट्रीज की क्या पोजीशन होगी। हैव अ लुक एट दिस वीडियो एज वेल। 规则面前应当人人平等，极少数国家不应当有基于实力的特权。世界不能重新回弱强势的丛林法则，各国都有权维护自身的正当权益。中国一贯重视以自身发展带动贸易伙伴共同发展。 अब एक तो इन्होंने कहा कि वर्ल्ड जो है वो लॉ ऑफ जंगल पे नहीं चल सकता है, जहां पे जो प्रेडेटर, जो स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर होगा, ताकतवर शिकारी होगा, वो शिकार करेगा एक कमजोर शिकार का। ऐसा नहीं चलेगा। हर एक कंट्री को हमें इक्वल समझना पड़ेगा और ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ कंट्रीज के पास में ताकत ज्यादा है, चाहे वो मार्केट साइज की वजह से हो या फिर आपकी मिलिट्री की वजह से हो, उस वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। और इवन इन्होंने कहा कि चाइना का ट्रेड सरप्लस इसलिए नहीं है कि हम ट्रेड सरप्लस का इंटेंशन रखते हैं, हमने अपनी सप्लाई चेन पे काम किया है, हमने बहुत सारी और चीज़ों पे काम किया है जिसकी वजह से आज चाइना आपको ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है जब भी वो बहुत सारे लीडर्स के साथ डील करते हैं। इवन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ईयू की प्रेसिडेंट, यूरोपियन यूनियन की कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने साफ साफ एक अंदेशा दे दिया, एक हिस्टोरिक डील जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, जो इंडिया के साथ में साइन होगी। इवन इन्होंने कहा कि राइट आफ्टर डेवोस इन 1 वीक आई विल बी इन इंडिया। हैव अ लुक एट दिस क्लिप एज वेल। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion. तो थैंक यू वेरी मच। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2, जो कि जनवरी 31, 2026 को हो रहा है। ये 2 स्लॉट में होता है, एक 9:30 और एक 2:30, जो आपका यूपीएससी का स्केड्यूल होता है जब वो प्रीलिम्स करवाते हैं, सेम स्केड्यूल में, जिससे कि आप अपने आप को सिमुलेट कर पाएं एंड यू कैन हैव बेटर एफिशिएंसी व्हाइल अटेम्प्टिंग द यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।
और उसके साथ साथ हमारी एक रिपब्लिक डे सेल भी चल रही है जिसमें आपको डबल वैलिडिटी, यानी आप 6 महीने का कोर्स खरीदते हैं तो आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। सेम गोज विद 12 मंथ्स, सेम गोज विद 18 मंथ्स। यहाँ पे ये जो सब्सक्रिप्शन है 19,999 का है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।